सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग जोरदार टाइप से। आपको नोट्स भी बनाना पड़ेगा और जो डीपीपी है वो वीडियो का नीचे यानी कि जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है आपका जो मेरा अकाउंट का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो पहले हम लोग ना एक काम करते हैं, तुम ही लोग से इंटरेक्ट करेंगे, टेंशन मत लो। एक काम करते हैं हम पहले कि इलेक्ट्रिक चार्ज से पहले ना एक एनसीईआरटी में लिखा रहता है इंट्रोडक्शन। अगर एनसीईआरटी बुक खरीदोगी तो उसमें पहले लिखा रहता है इंट्रो। इंट्रो क्यों लिखा रहता है ना, क्योंकि वो पहले ये चाहता है कि तुम ये समझ पाओ कि जो तुम्हारा है ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो समझना क्यों है हमको। देखो पहले हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं इसको, अभी चैप्टर का क्या लिखा हुआ उसको छोड़ दो। जैसे हम लोग जब चैप्टर 1 पे आएंगे तो चैप्टर 1 का तो नाम लिखा हुआ है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ये सारा चैप्टर में तुमको चार्ज के बारे में पढ़ना है। इसका सिंबल है ये, इसमें भी पढ़ना है, यानी कि जो भी पढ़ रही हो चैप्टर 1 उसमें तो है ही, नाम ही इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या चैप्टर 2 में जाओगी उसमें भी पढ़ना है, चैप्टर 3 में उसमें भी पढ़ना है, 4 में भी पढ़ना है, 5 में भी पढ़ना है, 6 में भी पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी करना है, फिर आगे जाओगी चैप्टर 9 उसमें भी पढ़ना है, हर जगह पढ़ना है। तो सोचो कितना इसको जरूरी है चार्ज समझना तुमको। क्या हाँ अभी समझ में तो आ जाएगा, सब बता देगा, इसका डिफिनेशन भी समझ जाओगी। हाँ लेकिन एक बात पता है ना, डिफिनेशन तो आएगा नहीं ना। एमसीक्यू आता है इससे, इलेक्ट्रिक चार्ज से हमेशा एक एमसीक्यू देता है, हमेशा 100%। तो एमसीक्यू अगर बन रहा है तब ठीक है, तब तुमको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। इसलिए पहले एनसीईआरटी इसको इंट्रोड्यूस करता है कि आया कहाँ से, क्यों आया चार्ज, उसके बारे में। तो तुमको देखो ये सारा चैप्टर में पढ़ना है। अब सवाल ये है कि सर ये सारा चैप्टर में हम सेम चीज़ के बारे में पढ़ेंगे क्या, सिर्फ चार्ज ही के बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं, चार्ज का अलग अलग नेचर होगा ना। जैसे मान लो कि अभी हम ये खड़े हैं, आराम से खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उस चार्ज के बारे में तुमको इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में। खड़े हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो स्टैटिक यानी चार्ज एट रेस्ट। अच्छा इस चैप्टर में जो चार्ज है ना उसको हम खतरनाक नाम दिए हैं, बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और चार्ज तो जान ही रही हो, रुका हुआ चार्ज। फिर इस चैप्टर में भी रुका हुआ चार्ज, इस चैप्टर में भी रुका हुआ चार्ज। अब जब इस चैप्टर में जाओगी, ये वाले चैप्टर में, तो इसमें आ जाएगा मूविंग चार्ज। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, मूविंग चार्ज तो आएगा, लेकिन जैसे मान लो अभी हम ऐसे चलते हैं एकदम बेवकूफ़ जैसा, धीरे धीरे, फिर अगला स्टेप चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही चल रहे धीरे धीरे, कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, है ना, ऐसे ही चल रहे हैं। है मेरा मन मुताबिक नहीं होगा यहाँ पर कि जब हमको मन किया तो एकदम तेज दौड़ गए, वैसा नहीं, आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। समझती हो ना कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब, एक कार खरीदे हम, उसको हम हमेशा 20 का स्पीड से चला रहे हैं, क्या कभी 20 से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो यानी कि जो तुम चैप्टर 3 में चार्ज के बारे में पढ़ोगी वो मूविंग चार्ज होगा, लेकिन कैसा, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब अगर 20 का स्पीड से चल रहा है तो जिंदगी भर 20 का ही से चलेगा, उसका मन नहीं कि ये नहीं कभी 30 कर ले, कभी 40 कर ले। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी वाला चार्ज, मूविंग, चैप्टर 3 में। अब जब चैप्टर 4 में आओगी तब तो एकदम जोरदार हो जाएगा, तब तो यहां पर आएगा मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज लेकिन खतरनाक वाला एकदम, मतलब जो अपना कैरेक्टर हर वक्त चेंज करेगा, है, धीरे चलते चलते अचानक तेज हो जाएगा, ठीक है, कभी अचानक रुक जाएगा। तो उसमें तुम पढ़ोगी किसमें, चैप्टर 4 में। और चैप्टर 4 में चैप्टर 4 से थोड़ा जज्बात भी बदल जाएगा। जज्बात बदल जाएगा मतलब ये है, मतलब यहां पर तुम पढ़ोगी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड इसमें, ये वाले चैप्टर में। फिर चैप्टर 5 में भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगी। मैग्नेटिक फील्ड का एक सिंबल होता है, बी से डिनोट करते हैं। और जो तुम ये चैप्टर पढ़ रही हो ना, इसमें पढ़ोगी इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ई से डिनोट करते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखो इस चैप्टर जो तुम पहला वाला पढ़ रही हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, यहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये चैप्टर में जाओगी, फिर मैग्नेटिक फील्ड, बस। फिर ये चैप्टर 6 में जाओगी तो इसमें आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों साथ साथ, दोनों साथ साथ, प्यार। फिर चैप्टर 7 में जब जाओगी, चैप्टर 7 में जब जाओगी तो फिर दोनों साथ साथ, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा इसमें, बट मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, दोनों साथ ही मान के चलो। और ये चैप्टर 8 में तो फिर दोनों साथ साथ। मतलब जज्बात समझ रही हो, मतलब कि क्या होगा ना कि तुम पहले इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक चला, फिर मैग्नेटिक मैग्नेटिक, उसके बाद फिर देखो दोनों साथ में चलने लगा, है। लेकिन सब खेल किसका है, चार्ज का। चार्ज का इंपॉर्टेंस समझो। अगला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ फिजिक्स बुक का, फिजिक्स का बुक खरीदोगी 2 पार्ट रहेगा, तो ये फर्स्ट पार्ट का हम बता रहे हैं। सेकंड पार्ट में जाओगे फिर उसमें चार्ज आएगा, तो समझ लो कि चार्ज कितना जरूरी है,
क्या? और चार्ज का तुमको समझ में आया होगा 3 प्रॉपर्टी है। क्या क्या भाई? चार्ज का 3 प्रॉपर्टी है, मतलब 3 टाइप का स्पीड दिखाता है चार्ज। कौन कौन सा? जैसे जैसे मान लो हम ऐसे खड़े हुए हैं, ये तो हम रेस्ट पे हैं, तो चार्ज एट रेस्ट। फिर एक आएगा चार्ज एट मोशन, मतलब चार्ज चलेगा, लेकिन अगर 20 का स्पीड से चल रहा है तो हर वक्त 20 से चलेगा। ये दूसरा हुआ चार्ज, दूसरा टाइप का चार्ज। और तीसरा टाइप का, कभी 20, कभी 40, कभी 50, अपना स्पीड बार बार चेंज करते रहेगा, वेरिएबल स्पीड। यानी 3 टाइप का चार्ज समझ में आया। एक होता है चार्ज जो कि रेस्ट पे होता है, एक वो चार्ज होता है जो कि मोशन पे होता है, और एक और चार्ज होता है जो कि वेरिएबल स्पीड से चलता है, वेरिएबल स्पीड। तो ये 3 टाइप का चार्ज समझ में आया। ठीक, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ कि तुम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ोगी। और चार्ज का तुमको इंपॉर्टेंस हम समझा दिए, कितना जरूरी है चार्ज। हर जगह है चार्ज, कोई ऐसा जगह नहीं जहां पर चार्ज नहीं है। ठीक, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, और हम लोग 12th क्लास का सबसे पहला फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, ये वाला Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ऐसे भी लिखा रहता है इसको, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ये पहला फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का, सबसे पहला फॉर्मूला। ठीक है, चार्ज के बारे में तुम थोड़ा सा 10th में भी पढ़ी हो, है ना, नाम था चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी बुक में, उसके बारे उसमें पढ़ी हो। लेकिन उससे थोड़ा ये हट के है, क्योंकि हम लोग को चार्ज के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ना है इससे, और क्वेश्चन भी आता है एकदम लाजवाब। अच्छा, ये चीज़ तो जानती होगी कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो आपस में क्या करेगा? इंटरैक्ट। नेगेटिव नेगेटिव हो तो क्या करेगा? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो क्या करेगा? रिपेल। इतना पता है, लेकिन जब अभी इसको क्वेश्चन देंगे तो फिर हो जाएगा तुम्हारा। चलो इसको लिखो जब तक जल्दी से। नहीं नहीं, मेरा सिर्फ आवाज़ जाएगा, नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है। पंखा उंखा का कोई चीज़ का कुछ आवाज़ नहीं आएगा, सिर्फ हम जो बोल रहे हैं इसका भी आवाज़ नहीं आएगा, जो कोई कर रहा है कोई 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 कोई, किसी का आवाज़ नहीं आएगा, सिर्फ मेरा आवाज़ आएगा। नॉइज़ कैंसिलेशन माइक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन पहले इसका समझ लो। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है कि जैसे अगर हम लोग के पास ड्राई वेदर है, ड्राई वेदर जाके बुक में पढ़ना है एनसीईआरटी में, ड्राई वेदर। तो ड्राई वेदर में क्या होता है, जब हम लोग ये अपना ये निकालते हैं क्लोथ्स, तो उससे क्या होता है कि क्लोथ्स जब निकालते हैं तो उससे थोड़ा सा करंट मारता है ना। तो तुम बोलती हो, तुम्हारी मम्मी बोलती है, अरे करंट मारा, अरे अरे करंट मारा, बोलती हो कि नहीं? बताओ, हैं? अरे करंट मारा, अरे इसमें करंट है, अरे तुमसे तो 2 बार करंट मार रहा है, बोलती हो कि नहीं? बताओ। तो ये कौन सा करंट है, इसके बारे में हमको जानना है। करंट तो मार रहा है, सही बात है, लेकिन ये स्टैटिक करंट है। हाँ, रुका हुआ करंट, क्योंकि वहां पर तुम्हारा जो ये गर्मी का जो वुलन क्लोथ्स है, उसमें सर्किट तो नहीं लगा हुआ है क्या? हाँ, ठंडा का, सॉरी सॉरी, उसमें सर्किट तो नहीं लगा हुआ है ना, है? तो यानी कि पक्का वो स्टैटिक करंट होगा। यानी कि किससे बना होगा वो? स्टैटिक चार्ज से, स्टैटिक चार्ज से। तो एनसीईआरटी इसको ऐसे समझाया है कि ये आपका स्टैटिक चार्ज का डिफिनेशन हुआ। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी इसको समझाया है। अब देखो, फिजिक्स में अलग अलग ब्रांच होता है। जैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना ब्रांच, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो अभी हम लोग ब्रांच पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम है उसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस या फिर चार्जेस एट रेस्ट। वो चार्ज जो रेस्ट पे हो, उसके बारे में जब पढ़ाई करती हो उसको बोलती हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब बोलेंगे मैग्नेटिज्म तो समझ जाओगे, अच्छा चार्ज मूविंग है। बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, देखो चार्ज मूविंग है। चलो अब देखते हैं कौन इसका सही जवाब बताएगा। चार्ज मूविंग है तो यानी उसका वेलोसिटी, हम बोल रहे हैं मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं भाई, तो चार्ज मूविंग है तो उसका वेलोसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कौन बताएगा? चार्ज मूविंग है, उसका वेलोसिटी वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल होगा, क्योंकि जैसे हम लाइन खींचे थे, याद करो चैप्टर 3 तक ऐसे लाइन खींचे थे। चैप्टर 3 के बाद जो आएगा चैप्टर्स, यानी कि मैग्नेटिज्म वाला, वो सब में चार्ज चलेगा। अच्छा, एक और बात बताते हैं। मैग्नेट जानती हो ना, मैग्नेट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। इतना तो पता होगा, सबको पता होगा, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मेरे हिसाब से चार्ज से भी बनता है मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जो होता है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसलिए तो बोल रहे हैं। और कब बनता है? लेकिन शर्त है उसका एक, जब चार्ज चलेगा तब। लेकिन चलेगा भी ऐसे वैसे नहीं, यहां 20 से चल रहा है, 30 40 50 60 70, ये एकदम पूरा एक्सेलरेट ऐसे करेगा तब उससे क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज अगर रुका हुआ रहेगा तब, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पे रहेगा तब यहां पर सिर्फ क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर चार्ज मोशन में आया और मोशन में आने के बाद वो अपना क्या चेंज कर रहा है, बताओ क्या चेंज कर रहा है, अपना वेलोसिटी या स्पीड बार बार चेंज कर रहा है, कभी 20, कभी 30, कभी 40, 50, अपने स्पीड को बार बार समय के साथ चेंज करते जा रहा है, तब उसमें क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हमेशा ये क्वेश्चन आ रहा है, द चार्ज इज एट रेस्ट, 4 ऑप्शन दे दिया, क्या बनाएगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक, ऐसे करके रहेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो क्या बनाएगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा। हेलो, हाँ, अच्छा, ठीक 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 ठीक, ओके। हाँ, अब इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन हम लिखते हैं, डिफिनेशन और ये सब लिखते हैं, समझ में तो आ गया होगा ना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत। चलो अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन लिखते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका सिंबल कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, दोनों ही सिंबल है इसका, कभी कभी कैपिटल क्यू, कभी कभी स्मॉल क्यू, कुछ भी लिखा रह सकता है, क्यू और स्मॉल क्यू दोनों, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन ये, इंट्रिंसिक समझते हो, इंट्रिंसिक का मतलब, इंट्रिंसिक बोलते हैं तो नहीं समझती हो, इंट्रिंसिक का मतलब नेचुरल, इनबॉर्न, है ना। जैसे सर उससे हम ना अट्रैक्ट हो गए, तो ये क्या हो गया, नेचुरल हुआ ना, तुम नेचुरली उससे अट्रैक्ट क्यों, क्योंकि कोई एक्सटर्नल तुमको जबरदस्ती प्रेशराइज किया है, देखो उससे तुम अट्रैक्ट हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। इंट्रिंसिक मतलब जो अंदर से आए, इनबॉर्न, क्या, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज इनबॉर्न होता है ना, जैसे वो जो कपड़ा था, वो कपड़ा में जो चार्ज आ रहा था, करंट मार रहा था कपड़ा से, तो वो नेचुरल था ना, है, नेचुरल रहता है ना, कि वो कहीं और एक्सटर्नल सोर्स से आता है, नहीं, नेचुरली होता है वो, कि कभी करंट मारा कभी नहीं भी मारता है, कपड़ा जो होता है, जो ठंडा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो। तो इसका डिफिनेशन होगा, इट इज़ एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी समझती हो, अरे मेरे बाबूजी का तो बहुत प्रॉपर्टी, 1 लाख 2 लाख, नहीं वो नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है क्वालिटी का, हाँ नेचर, प्रॉपर्टी का मतलब नेचर, इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है, बहुत लोग को मैटर का मतलब नहीं पता रहता है, हाँ मास, मैटर का क्लियर कट मास मतलब क्या है, मास, एनी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एग्जांपल कोई देगा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन के अलावा भी तुम लोग बहुत कुछ पढ़ी है ना, इसलिए पूछ रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब, नहीं पढ़ी है, अरे 11th में था ये, बकवास कर रही, स्टार्टिंग में ही रहता है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब हम लिख दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ना न्यूट्रॉन भी होता है, वो सब भी होता है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री मतलब एकदम बेसिक, एकदम बेसिक मतलब उससे छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से छोटा और कुछ हो ही नहीं सकता है। अब थोड़ा समझदार रहोगी तो बोलोगी सर क्वार्क, इलेक्ट्रॉन से भी एक छोटा पार्टिकल होता है क्वार्क, लेकिन उसके बारे हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, यहाँ लिख देते हैं क्वार्क, क्वार्क के बारे नहीं पढ़ना है, सिलेबस में ही नहीं है, क्वार्क का कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा और कोई नहीं होता है, मेंशन हम कर दे रहे हैं, क्वार्क उससे छोटा है लेकिन उसके बारे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो तुम अभी सिर्फ दिमाग में लगा चलो, एलिमेंट्री का मतलब होगा जो सबसे छोटा हो, उससे छोटा, जैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन से भी छोटा और कुछ नहीं होगा, उसके अंदर और कुछ खोजोगी, प्रोटॉन को तोड़ोगी तो प्रोटॉन को तोड़ के और कुछ नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगी तो और कुछ नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग फंडामेंटल भी बोलते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है सबसे बेसिक पार्टिकल्स, तो चार्ज वही होता है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सबके ऊपर चार्ज है ना, हाँ तो इसको हम चार्ज बोल रहे हैं। चलो ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब आते हैं कि चार्ज कैसे करते हैं, मतलब चार्ज किसी बॉडी पे कैसे आता है। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरे पास, चलो ये क्वेश्चन का आंसर देना जरा। ये एमसीक्यू में आया था।
कौन सा सही होगा? सोडियम एटम हैज़ चार्ज इक्वल टू, चार्ज कितना है सोडियम एटम में? हैं? आइटम, आइटम समझती हो ना? एटम मतलब, एटम किसको बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अगल बगल में क्या? चार शेल, बेवकूफ़, एटम। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बगल में चार शेल। चार शेल को क्या बोलते हैं? KLMN, है ना? K शेल, L शेल। उसी का क्वेश्चन है ना? पूछो भाई, मतलब आंसर बताओ। पूछो नहीं, आंसर बताओ। 0 क्यों? हाँ देखो, ये सही बोल रही है। न्यूट्रल तो उसका प्रॉपर्टी है भैया, यहाँ तो पूछ रहा है चार्ज कितना है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का? हमको तो लगता है एटॉमिको नंबर नहीं आता है तुम लोग को, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है। 11 होता है? हाँ चलो सही है, 11 होता है, उसको मालूम था लेकिन सिर्फ। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है साफिया? एटॉमिक नंबर का सिंबल, हाँ Z होता है। तो एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11, यानी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 11, और प्रोटॉन कितना है? 11। ठीक, तो यानी कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। अभी हम सिर्फ एटम बोले ना, हम यहाँ पर Na- लगाए हैं क्या, या Na+ लगाए हैं? हम सिर्फ Na एटम पूछ रहे हैं, यानी न्यूट्रल सोडियम का बात कर रहे हैं, मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन और क्या होगा? 11 प्रोटॉन। दोनों एक दूसरे को मार देगा, एक दूसरे से मर जाएगा, और यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब समझना, थोड़ा सा जज्बात अब चेंज होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सोडियम में हमको, सुनना मेरा बात सुनना, सोडियम में हमको इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ाना है, प्रोटॉन बढ़ाना है। जाओ, सोडियम में हमको प्रोटॉन बढ़ाना है। प्रोटॉन, या फिर ऐसा बोले, प्रोटॉन नहीं बोलना चाहिए, लोग हम यहां पर लिख देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन Na। हाँ, कौन बताएगा कैसे होगा? सोडियम में हमको पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो पॉजिटिव चार्ज वो मतलब उस पर आएगा, बढ़ जाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि प्रोटॉन उसको एक दे देते हैं हम? इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन भी तो उससे निकाला जा सकता है, या फिर उसमें डाला जा सकता है। क्यों नहीं डाल सकते हैं? वही तो जानना है, वही तो एनसीईआरटी समझाया है। चलो देखो, हम यहाँ पर पहले आंसर लिख देते। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, गुड। यहाँ पर पूछा है इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन सोडियम। क्या करेंगे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए? वी विल रिमूव कितना इलेक्ट्रॉन, ये बताओ, तुम बताओ कितना इलेक्ट्रॉन सोडियम से हटाएं हम? जैसे वो बोल रही है सर इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, कितना? 1। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो भाई काम बन जाएगा। कैसे? सोडियम का ये न्यूक्लियस में 4 शेल होता है, हम 3 ही अभी बना रहे, 3 का जरूरत है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, इतना मालूम है। सेकंड K शेल हुआ ना ये, L में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? हैं? कितना जाएगा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। उनसे नर्वस हो जाती है। और इसमें कितना जाएगा? जितना रहेगा उतना ना भेजोगी, 1 ना भेजोगी। 2 8 1 होता है ना, सोडियम का KLMN होता है 2 8 1। सर उन लोग कमेंट करेगा सर एकदम ही जंगली बच्चा लोग था क्या? ये होता है ना कॉन्फ़िगरेशन, यही होता है। तो इसमें लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन गया है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा आसान है। 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फोर्स नहीं है। और ये जो प्रोटॉन होता है ना, यहाँ पर कितना प्रोटॉन होगा बताओ? 11 प्रोटॉन्स होगा। तो ये 11 प्रोटॉन्स के पास न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर समझती हो? मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है ये, तो न्यूक्लियस इन लोगों को जोड़ के रखता है एक साथ। अब अच्छा तुम एक चीज़ जीवन में कभी सोची हो, जिंदगी में कभी सोची हो एक चीज़ कि नहीं बोलती है? ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन 11 प्रोटॉन, वो भी पॉजिटिव, एक साथ रह कैसे ले रहा है? पहले एक बात सुनो, ये न्यूक्लियस कितना छोटा है जानती हो? नहीं जानती हो? ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। न्यूक्लियस ये है जो हम पॉइंट बना रहे हैं। जैसे प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड में एक बॉल रख दो, तो बड़ा सा प्लेग्राउंड और उसमें वो बॉल, तो वो बॉल क्या होगा?
न्यूक्लियस, और वो पूरा प्लेग्राउंड क्या हो जाएगा, ये एटम। तो न्यूक्लियस सोचो इतना छोटू सा एकदम, जितना छोटा तुम इमेजिन कर सको, लेकिन वो इतना छोटा सा है। अच्छा, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन सारा क्या है, पॉजिटिव। तो रह कैसे ले रहा है एक साथ में सब पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव इतना छोटा साइज में रह कैसे ले रहा है, ये हमको जानना है, बताओ। उसका कारण वही है जो अभी हम बोले, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, जैसे तुमको घर में रहने का बिल्कुल मत नहीं, तुमको तो मतलब मन है कि बाहर जाके आवारागर्दी करने का, क्या है कि नहीं, लेकिन तुम्हारी मम्मी तुमको पकड़ के रखी है? तो वही चीज है, न्यूक्लियर फोर्स के कारण ये 11 प्रोटॉन अंदर है, रहना थोड़ी चाहता है, सारा पॉजिटिव है भाई, कैसे रह लेगा, सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन यहां पर न्यूक्लियर फोर्स है, इसलिए लोग रह रहा है। अब तुम जाओगी उसको निकालने, तो जब निकालने जाओगी तो फिर ये न्यूक्लियर फोर्स बोलेगा नहीं 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 नहीं, नहीं निकलना है। तो इसलिए अगर तुमको पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है सोडियम पे, तो इसके साथ कुछ मत करो, तुम क्या करो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। तो इलेक्ट्रॉन एक निकाल दोगी तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 10 बचेगा ना, इसमें 8 इसमें 2, तो अब इलेक्ट्रॉन हो गया 10, और प्रोटॉन कितना है अभी भी 11, तो देखो बढ़ गया ये। तो एक बात इससे समझ में आया कि जब भी हमको किसी एटम का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है, दूसरा एक और बात, या नेगेटिव चार्ज बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, वी रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कर रहे हैं, या ऐसे बोलो वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों काम बोल रहे हैं, इसमें तो सिर्फ क्या बढ़ाना था, तब इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। अगर नेगेटिव चार्ज भी बढ़ाना होगा तब भी इलेक्ट्रॉन के साथ खेल खेलेंगे। तो यहां लिख देते हैं वी रिमूव और add electron to increase और decrease चार्जेस को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए इलेक्ट्रॉन का ही हम लोग ये करते हैं। लिख ली, हवा नहीं आ रहा क्या इधर से, ये लो में एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, वो डायग्राम एक बार हम बना देते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम वैसे हम लोग नहीं 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना, जब सोडियम का बात कर रहे थे तब। अच्छा देखो, यहां पर एक साइंटिस्ट था फ्रांस का, साइंटिस्ट था, वो क्या बताया कि हम 3 तरीके से दिखा सकते हैं डायग्राम। पहला ये है कि ये मान लो कि एक इंसुलेटर है, इसमें हम एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और इधर एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो ये दूर भाग जाएगा। नहीं, पेंडुलम नहीं है, ये एक ऐसे ही इंसुलेटर है जिसमें से लटका दिए 2 चार्जेस, तो नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो दूर भाग जाएगा। ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना के समझाया है। दूसरा वाला ये होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूर भाग जाएगा, और तीसरा वाला में हाँ नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो अट्रैक्ट कर जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होगा। तो ये गंदा सा डायग्राम जो तुमको आता है पहले से, वो हम बना दिए, तुम लोग भी बना लो। क्या, हाँ फ्रांस नहीं, हाँ फ्रांस ही, ठीक फ्रांस का ही साइंटिस्ट, ठीक। अगर हम बात करेंगे एक्सेस चार्ज का, एक्सेस चार्ज का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? तो उसका क्या मतलब है एक्सेस चार्ज का, मतलब कौन सा, पॉजिटिव की नेगेटिव, किसके बारे में बात कर रहे हैं एक्सेस में? नहीं, दोनों हो सकता है, पॉजिटिव को भी एक्सेस में कर सकते हैं और नेगेटिव को भी एक्सेस में कर सकते हैं, ऐसा कुछ थोड़ी है। एक्सेस चार्ज लिखा रहता है तो उसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव भी तो हो सकता है। अगर हम बोलेंगे न्यूट्रल चार्ज, तो न्यूट्रल चार्ज का क्या मतलब होगा, पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ये सब लिखा रहता है टर्म्स। चलो अब एक बार चार्ज और मास को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन।
चार्ज और मास में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे एक एकदम जोरदार बात है चार्ज और मास के बारे में। क्या नहीं होता है? चार्ज में मास नहीं होता है? क्या बात? मास और वेट अलग अलग चीज़ है, पहले तो हम बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मास का। तो चार्ज और मास में एक रिलेशन है, या फिर ऐसा बोलो कि एक रिलेशन तो है ही, और एक सबसे बड़ा अंतर है। क्या बोल रही हो? चार्ज में मास कैसे होता है? हटा देना इसको। चार्ज हम बोल किसको रहे हैं? ये सब तो ऐसे ही बना रहे हैं जी। चार्ज हम बोल किसको रहे हैं, पहले इस पे ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को, उसी को बोल रहे हैं ना चार्ज। हाँ, उस पे आते हैं हम। पहले पहले तो इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, ये सब लिख लिया जाए पहले। एक और क्वेश्चन पूछा था पिछले बार कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पहले तुम लोग से ही पूछते हैं 10th में क्योंकि पढ़ी हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में से मास किसका ज़्यादा है? हैं? प्रोटॉन का। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। वाह, ये तो वही बात हो गया ना, तुमको उस लड़का से शादी क्यों नहीं करना? तो बोलोगे सर मेरे पास घर है। कोई लॉजिक ही नहीं हुआ उसमें, है? वो तो उसके पास भी है। कोई लॉजिकलेस बात हुआ ना ये, क्योंकि पॉजिटिव है। क्या बात हुआ है? कुछ भी बताओ। तुम सही बोल रही हो आंसर कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, लेकिन क्यों? प्रोटॉन का ही मास हम लोग क्यों ज़्यादा रखें? हम लोग को कोई बता के गया था कि प्रोटॉन का मास इतना है? नहीं, कैलकुलेट नहीं किया गया, वो लिया गया वैसे, हम लोग को निकाला, अंदाजा से निकाला गया, कैलकुलेटेड नहीं है। कैलकुलेट किए हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेट करके। क्यों ऐसा ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलता है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका मास पक्का कम होगा ना, तब ना वो तेज दौड़ रहा है। जैसे साफिया में और सानिया में रेस करवाए हम लोग, तो पक्का साफिया धीरे दौड़ेगी। क्यों? जानती हो तुम लोग रीज़न? मास। मास है रीज़न, सिंपल। चलो, तो यहाँ पर एक बार हम लोग चार्ज के बारे में एक बात लिखते पहले। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। सबसे जोरदार बात यही है जो तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एकदम सही बात है। जैसे हम अगर बात करें प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? कोई बताएगा? प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? याद था? 1 पॉइंट प्लस का कि माइनस का? -19 कूलम, यही होता है। चलो, अब हमको मास ऑफ प्रोटॉन कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आया था कि मास प्रोटॉन का ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन कुछ और ही आया था। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आया था। बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन। थ्योरेटिकल था क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स था। हाँ बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन नहीं मालूम? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg मास हुआ ये। अच्छा, ये बात समझ में आया ना? चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे भैया, मास ही नहीं रहेगा तो एग्जिस्ट कैसे करेगा कोई चीज़? सोचो दिमाग से। सुनो, फिजिक्स में जिस चीज़ के पास मास नहीं होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिक्स के हिसाब से। अब तुम चार्ज को चैप्टर 1 में भी पढ़ रही हो, 2 में भी पढ़ रही हो, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी, 6 में भी, तो एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना भाई। असली चीज़ है तब ना इतना चैप्टर पढ़ रही हो उसके ऊपर। क्या 7 चैप्टर्स पढ़ोगी? 7 कम से कम तो 8 चैप्टर आराम से चार्ज के बारे। तो मास तो होगा ही, एग्जिस्ट तो करेगा ही, इमेजिनरी चीज़ तो नहीं होगा। जैसे कोई चीज़ इमेजिनरी होता है ना, केमिस्ट्री में जैसे वो सब हाइब्रिडाइजेशन वो सब पढ़ती हो, तो वो सब इमेजिनरी है, तो इसलिए एक ही चैप्टर पढ़ना है। अब जो चीज़ रियल में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि चार्ज, तो उसके बारे तुम 7 चैप्टर पढ़ रही हो इसलिए। ठीक, चलो देखो आगे देखो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक जोरदार सवाल इसके ऊपर। इन दोनों में से किसका चार्ज ज्यादा है? मास तो चलो हम इलेक्ट्रॉन का लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास लिख देते हैं। कितना होता है? अरे सब भिखारी है रे। 9.1 -31 kg। -31 होता है। kg हम बहुत गंदा लिखे। हाँ, मेरा आप सवाल सुन लो। हम ये नहीं पूछ रहे कि मास किसका ज़्यादा है। मास तो ठीक है, तुम लोग समझ गई कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन ज़्यादा है? बोलो, कौन ज़्यादा है? प्रोटॉन ज़्यादा। अभी ने बताई रहे चिल्ला चिल्ला के। मास ऑफ प्रोटॉन क्यों ज़्यादा है बता देंगे हम। वो तो बता दिए ना, क्योंकि प्रोटॉन का स्पीड कम है। हाँ अब ये बताओ जरा कि चार्ज किसका ज़्यादा है? मास ये इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? चार्ज किसका ज़्यादा है? क्यों? तब फिर यहाँ पर तो नेगेटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव है। प्रोटॉन का ज़्यादा है।
इक्वल क्यों है ये बताओ। तब माइनस तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है। सानिया तुमको कुछ समझ में आया क्या पूछे हम, क्या पूछे, किसका क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इसका ज़्यादा दिख रहा है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। लेकिन बोल सही रही हो, लेकिन रीज़न क्या है उसका? ये इसका देखो, बात है भिखारी लोग है, देखो यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है ना और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोनों का चार्ज सेम होता है, लेकिन यहां तो माइनस लगा है, तब बराबर कैसे हो? माइनस क्यों लगाते हैं तब? माइनस ये बताने के लिए लगाते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन भैया इधर जा रहा है तो प्रोटॉन भैया इधर जाएगा, फॉर डायरेक्शन माइनस साइन लगाते हैं। हाँ क्या ठीक है ये, तो ये नेगेटिव साइन, अच्छा यहां पर क्लियर लिख देते हैं कि द चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल। चार्ज इक्वल होता है दोनों में। हाँ, लेकिन मास प्रोटॉन का अब पूछा था एग्जाम में क्या, कि कितना टाइम्स ज्यादा है, ये पूछा था कि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक हमको पता ज्यादा है, हाँ ठीक ठीक मान लिए, लेकिन कितना ज्यादा ये बताइए, कितना टाइम्स ज्यादा है? निकाल सकती हो, निकालो, निकाल के बताओ। द मास ऑफ प्रोटॉन, एमपी लिख रहे हैं ना, एमपी का मतलब, हाँ हमको लगा मुन्नी मास द मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ कितना टाइम्स ज्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से? हम लिख देंगे अभी, फिर याद कर लेना। देखो वो निकाल रही है। ये चैप्टर हमको ना, इसको बहुत मतलब ये स्टार्टिंग वाला पार्ट जो इसका है ना ये चैप्टर का, वो हमको लगता है कि हम नहीं पर भी तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग वाला पार्ट, क्योंकि डेमो जब जन जाते हैं तो यही चैप्टर पढ़ाते हैं ना, इसलिए एक मैडम मेरे से पूछी थी डेमो में, बायो की थी, वो बायो की मैडम थी, बोली कि सर ये बताइए हमको, ये समझ, मतलब वो थोड़ा स्टूडेंट जैसा बिहेव करी थी, हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है और जो प्रोटॉन का मास है उसमें प्रोटॉन का मास ज़्यादा क्यों है, हमको ये समझ नहीं आ रहा, बताइए। एक लग रहा है हमको तो सेम लग रहा है। तो ऐसे तो क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है -27 किसका है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -31, तो -27 -31 -27 -31 कौन बड़ा है बताओ, कौन बड़ा है बताओ? हाँ -27 बड़ा है, तो इसलिए मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा है, ऐसे भी समझ सकती हो, है ना। -27 जो है वो बड़ा है और -31 छोटा है, तो बोलती है कि वो मैडम बोलती नहीं नहीं सर हमको तो ये 27 बड़ा लग रहा है वो बोली थी हमको कि जो मैडम थी बायो वाली, हमको तो ये बड़ा लग रहा है, तो हम उसको बोले कि अरे सही में बोली थी, वो है ये मैडम यहाँ पढ़ाती है साइंस पॉइंट में, क्या तो नाम है मैडम का, मोटी सी है, चलो ठीक है ये समझ गई ना। अरे जान ये सब स्टोरी इसलिए बता रहे हैं ना ताकि तुमको ये याद रहे इसलिए बता रहे। हाँ 1800 1837 होगा, 1837 सही है, 1800 भी ठीक है, 1833 टाइम्स ज़्यादा है। चलो अब तुम साफिया एक बात बताओ हमको, कि यहाँ पर लिख रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन और इधर लिख रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहाँ मल्टीप्लाई करोगी कि बराबर हो जाएगा दोनों? 1837 को तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करोगी, इसके साथ हैं? हाँ सही बात है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा है ना, 1837 ठीक, तब बराबर हो जाएगा दोनों, सही है ना। चलो अब आते हैं अब एक जोरदार क्वेश्चन पे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। चार्ज दो टाइप का होता है तुमको पता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, थोड़ा सिंबल उम्बल लिख देते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस जानना है हमको, अंतर क्या है दोनों में? अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, अभी बताते हैं हम क्या अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में। एक पहले तुमको पता है ये कैसे पता चला कि दो टाइप का चार्ज होता है? जैसे जो एक क्या मटेरियल होता था अम्बेयर नाम करके, तो वो मटेरियल को ये जो फ्रांस का साइंटिस्ट था वो ऐसे करके रब करके देखा कहीं पर, तो देखा कि अरे ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, कोई दूसरा वैसे ही सब्सटेंस लेके आया तो उससे वो तो अट्रैक्ट कर रहा है, तो समझ गया कि पक्का ये ग्रेविटी तो नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी से तो कोई चीज़ नीचे जाता है ना,
अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, तो समझ गया कि पक्का कोई ना कोई चीज़ तो है, तब उसका नाम वो रख दिया चार्ज। तो सोचता था कि चार्ज कोई ऐसा चीज़ होता है जो अट्रैक्ट करता है। फिर एक बार वैसे ही किया, 2 एम्पेयर लिया, दोनों को रगड़ा और ऐसे लेके आया तो रिपेल करने लगा। तब समझा कि ओ, 2 टाइप का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे डिस्कवरी हुआ चार्ज का, समझी। और चार्ज क्या बनाता है, कौन सा फील्ड, क्या नाम है उस फील्ड का जो चार्ज बनाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ग्रेविटेशन होता है उसका तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो पहले ग्रेविटी बहुत पहले से डिस्कवर हो चुका था, चार्ज के बारे में लोग को ऐसे समझ में आया कि अच्छा चार्ज भी होता है। समझे मेरी बात। हाँ, चलो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले एक छोटा सा बात और चार्ज के बारे में, उसके बाद चार्ज तो अभी शुरू हुआ है। चलो हटा देना ये सब। हाँ, अब समझ रही हो, चैप्टर 7 तक तुमको चार्ज के ही बारे पढ़ना है। खतरनाक बात नहीं है, हैं? बोर तो नहीं होगी लेकिन रोज जरूर दोगी। क्योंकि सच सच बताएं तो जो 11th है उससे ज़्यादा टफ है 12th। सच सच अगर बताएं, एकदम सच्चा, एकदम दिल से बताएं तो 12th ज़्यादा टफ है 11th से। ये सच बता रहे हैं। अब जो सच है सो है, सही में रियली बता रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, हम है ना, आसान कर देंगे। चलो देखो यहाँ पर चार्ज के बारे एक इंपॉर्टेंट बात है ना, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को अब ऐसे लिखना हमेशा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और सुन लो भाई, स्मॉल भी रह सकता है ना। चार्ज का यूनिट, अरे वो तो लिखे ही नहीं हम, जा सबसे बड़ा चीज़ तो छोड़ दिए हम। चार्ज का यूनिट क्या होता है बताओ तुम ही लोग, हैं? कूलम। जब क्लास में पूछते हैं ना चार्ज का यूनिट, जब पहला क्लास रहता है तो कूलम बोलता है, तो कोई कोई जिसको नहीं भी आ रहा है लिपसिंग करता है ऐसे करके, ऐसे करके, ताकि सर को लगे कि अरे इसको तो आ रहा है। लिपसिंग करता है वो कुछ भी। तो चार्ज कैसे यूनिट होता है, कूलम। यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते, दी एसआई यूनिट। भाई एसआई यूनिट है ना वो, ऑफ चार्ज इज कूलम। सी से डिनोट करते हैं कूलम का स्पेलिंग। हाँ, और कैपिटल सी से डिनोट कर रहे हैं कूलम को। अब एक क्वेश्चन थोड़ा देर में आएगा कि एक कूलम में कितना चार्ज, एक कूलम में कितना चार्ज। चलो इसको तो खैर बाद में हम लोग डील करेंगे। कूलम हुआ एसआई यूनिट, इसके अलावा भी आएगा एक सीजीएस यूनिट पढ़ना है हम लोग। सीजीएस समझती हो नहीं? क्या होता है सीजीएस का फुल फॉर्म? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये होता है सीजीएस, मतलब छोटा वाला यूनिट, ठीक है। कूलम हुआ एक बड़ा यूनिट हुआ चार्ज का, एसआई है ना, सिस्टम इंटरनेशनल। हाँ, तो डिफरेंस क्या होता है भैया, देखो जो पॉजिटिव, अच्छा एक चीज तो समझ में आया ना कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये तो समझ में आया ना, तभी से बता रहे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अच्छा ये चैप्टर में कौन सा चार्ज है, स्टैटिक। स्टैटिक चार्ज रुका हुआ चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बनेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड किससे बनेगा, जो चार्ज मूव करेगा, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है वो सब छोड़ दो, बनता कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। ऐसे बनता है, यानी कि अवे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, लेकिन अवे जितना लाइन चाहो उतना खींच दो। ये लाइंस हुआ, तुम लोग बचपन में 10th में पढ़ी होगी मैग्नेटोग्नेट, मैग्नेट में भी ऐसे ही दिखाती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को भी दिखाते हैं। इससे कहां जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अवे। कहां जा रहा है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दूर जा रहा है, अवे जा रहा है। तो ये किसका खासियत हुआ, पॉजिटिव का। और नेगेटिव में क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज में क्या होगा तुमको पता है, टुवर्ड्स, इससे प्यार होगा, मतलब प्यार करेगा, टुवर्ड्स। तो इसमें लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अवे होता है भैया, इसमें होता है, बस यही अंतर है दोनों, बाकी सब बात बराबर है। तुम हमको जरा सोच के बताओ, ये बड़ा डिटेल, बड़ा डेप्थ में बात है ये जो भी हम बोलने जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में ज्यादा जोरदार मजबूत कौन होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके तरफ आ रहा है, इसलिए ये मजबूत होगा थोड़ा। हाँ, लेकिन ये बड़ा डेप्थ में बात है, क्वेश्चन थोड़ा हेवी भी सॉल्व करोगे तो उससे पता चलेगा कि अच्छा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जा रहा है। अच्छा ये फील्ड लाइन जा कहाँ रहा है, पहली बात तो तुम्हारे घर, मैडम के घर, क्या क्या। हाँ, उसको समझना है, उसको जब हम लोग पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उस वक्त समझेंगे कि पॉजिटिव वाले में अवे क्यों जाता है, नेगेटिव वाले में तरफ ही क्यों आता है, उसमें जब पढ़ेंगे ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक है कुछ दिन में स्टार्ट होगा उसमें। हाँ बताओ जरा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा कहाँ रहा है। वो उसका मुंह देख के लग रहा सर कहीं भी बता दीजिए मान लेंगे। इन्फिनिटी भाई,
इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी। और ये भी कहाँ कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, ठीक। इन्फिनिटी समझती हो, इन्फिनिटी मतलब थोड़ा सा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर, बहुत दूर से, बहुत दूर हुआ इन्फिनिटी का मतलब। अच्छा, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट था, हाँ, कि जैसे क्रिकेट का जो प्लेग्राउंड, एनसीईआरटी इसको कैसे समझाया है कि इन्फिनिटी का मतलब, जैसे मान लो कि क्रिकेट का प्लेग्राउंड है, तो उसमें क्रिकेट तुम कहाँ खेलोगी, पिच में, ऑडियंस में तो जाके नहीं खेलोगी। हाँ, अगर ये रही तुम्हारे दोस्त तो जरूर चल जाएगी ऑडियंस में भी खेलते खेलते क्या उधर। तो क्रिकेट का जो मैदान है उसमें खेलोगी ना, तो उसको बोलती हूँ क्रिकेट का फील्ड। क्रिकेट का फील्ड होता है, तो वो फील्ड हुआ तुम्हारे हिसाब से। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिंबल दे रहे हैं, अच्छा उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, एरो लगा रहे हैं, क्योंकि तुम कुछ दिन में जो पढ़ने वाली हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अरे एक चीज तो छोड़िए दिए हम, चार्ज इज स्केलर, ये तो छोड़ दिए जा। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, हाँ, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ये लिख लो, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो छोड़िए दिए थे हम, जा। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। हालांकि ये सब थोड़ा बेसिक बेसिक बात है, बट पूछ सकता है। लेकिन चार्ज से जो बनने वाला, आज ही बता रहे हैं, चार्ज से जो बनने वाला करंट है वो स्केलर होगा कि वेक्टर। चार्ज से बनता है करंट, बनता है ना, बताओ, ये तो पता होगा। तो वो करंट स्केलर होगा कि वेक्टर। अगर तुम करंट को वेक्टर बोल रही हो तब तो तुम खतरनाक कर दे रही हो। क्या खतरनाक कर रही हो, जैसे मान लो तुम्हारे घर में आया बिजली वाला जोड़ने के लिए, तो अगर करंट वेक्टर लगेगा तब तो वहां पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएगा वो हर जगह, कि अच्छा इधर निकला, पूरा कैलकुलेशन मारेगा वो। वैसे थोड़ी होता है यार, करंट स्केलर होता है, करंट के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तुम लोग अरे क्या बात कर रहे हैं, करंट को तो हम लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं, एरो एरो मार करके, कि करंट इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हैं? तब फिर उसको हम लोग क्यों ये स्केलर बोल रहे हैं, क्यों स्केलर बोल रहे हैं उसको, वो पता चलेगा अगले बार। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो अभी नहीं करता है, आगे पढ़ोगी, खैर उसको छोड़ दो। यहाँ पर फिर भी लिख लो, ताकि आगे जब पढ़ो तो फिर तुमको याद रहे। करंट इज स्केलर। अब इसका रीज़न क्या है वो पता चलेगा आगे, चैप्टर 3 में पता चलेगा ये रीज़न इसका। करंट स्केलर होता है, इतना बड़ा बात तुम लोगों को नहीं पता था। 10th में ही बताया जाता है। क्या बोल रही हो, कुछ पूछ रही हो क्या? हाँ, एक कूलम में कितना चार्ज होता है उसमें हम आएंगे थोड़ी देर में। हाँ, तो जो एनसीईआरटी बोलता है ना कि आप फील्ड वो क्रिकेट वाला मत सोचिए, क्रिकेट का जो मैदान है वैसा फील्ड नहीं है चार्ज का। ये जो फील्ड बन रहा है ये क्रिकेट का मैदान जैसा नहीं कि यहीं तक गया है, कहाँ तक जा रहा है ये, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब वही होता है, डिफाइंड ही नहीं है। अगर बना तो एकदम चल गया एकदम दूर तक, खतरनाक एकदम, मतलब तुमको पता ही नहीं चलेगा। मतलब एक चार्ज अगर फील्ड बनाता है तो बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक, डिफाइंड नहीं होता। क्लियर है ना ये? चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सारा प्रॉपर्टी समझ में आ गया, लेकिन ये प्रॉपर्टीज नहीं है, जितना भी पढ़े हैं उसमें से कोई भी अभी तक प्रॉपर्टी नहीं है चार्ज का। अभी प्रॉपर्टीज होता है चार्ज का, आगे पढ़ना है। प्रॉपर्टी मतलब कि चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज कैसे जाता है, वो सब प्रॉपर्टी होता है, ठीक। और ये फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में लिखे थे, क्या लिखे थे फॉर्मूला स्टार्टिंग में, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, उसके भी पढ़ना है ना। प्लस माइनस एनी, सर प्लस माइनस क्यों है, प्लस माइनस क्यों है बताओ? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी है और इसलिए प्लस माइनस एनी लिखते हैं, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बनाता है ये क्वेश्चन। ऐसे तो नहीं है बना पाता है कोई, लेकिन देखते हैं। ये आया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन अभी दे रहे हैं ना वो बोर्ड एग्जाम में आया है। देखते हैं बना पाती होगी नहीं, है ना, चैलेंज है, देखते हैं कौन बनाता है। चॉकलेट मिलेगा चैलेंज पूरा करने पे। A negatively charged object X is repelled by another charged object Y. However, an object Z is attracted to object Y. Which of the following is most possibility for the object Z? Most possibility for the object Z। और एक और बात बता देते हैं, ये एग्जाम में अभी आया है 2021 में। हाँ बताओ, रुको पहले इसको बताने दो, बोलो आंसर बताओ। ऊंचा Z के बारे पूछ रहा है, Z कैसा है, जेड निकम्मा है, जेड अच्छा है, इसलिए बोलते हैं ना कम सिगरेट पीने। साफिया सिगरेट कम करो यार, बताओ। हाँ तुम बता पाओगी, बताओगी? पॉजिटिव, तुम बताओ क्यों, रीजन बताना, रीजन रीजन। वेट रीजन। तो तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन सा होगा? ए, ठीक है, ए सही है उनसा के हिसाब से। और आगे बताओ, और तुम्हारे हिसाब से? ए, तुम्हारा नाम क्या है? ठीक है, तुम्हारे हिसाब से? ए, साफिया के हिसाब से।
अब तुम बता दो सानिया। ए। अच्छा तुम्हारा ये यही तो है। तो साफी साफिया एक ही चीज़ है ना। सानिया का तो यही स्पेलिंग होगा ना। ठीक है, बी होगा रेशम का टुकड़ा। चलो ठीक है। ये हुआ टोटल, तो ये हुआ सारा तुम लोग का ऑप्शन। अब क्वेश्चन हम सम पढ़ते हैं पहले। अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स, मतलब जो एक्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, सही है। तो यहाँ पर ये ऑन तो है ही, तो यहाँ पर ये जो एक्स है ये क्या है, नेगेटिव। चलो बहुत अच्छा बात है। आगे बोला है इज रिपेल्ड बाई अनदर ऑब्जेक्ट वाई। रिपील्ड कौन बोल रहा था भाई? रिपील्ड नहीं, रिपेल्ड होता है ना। रिपेल्ड, रिपेल का मतलब ये होता है कि अगर एक्स इधर आया और वाई इधर आया तो दोनों टकरा के, तो मतलब वाई पक्का क्या होगा, ये तो चलो सबको समझ में आया। हाउएवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड बाय ऑब्जेक्ट वाई, ये जो जेड है ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्ट होने के लिए जेड को क्या होना पड़ेगा, हाँ, यानी कि जेड होगा एक पॉजिटिव चार्ज। चलो बहुत अच्छा बात, इधर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, जेड पॉजिटिव होगा। ठीक, एक मिनट रुको, वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट जेड। जेड क्या क्या हो सकता है, जेड में ऐसा क्या क्या होना चाहिए कि वो वाई से प्यार कर सकता है, यानी कि वाई से अट्रैक्ट हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो तुम लोग एक पॉजिटिव तो बोल रही हो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन जीवन में एक बात सोची हो, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज भी तो होता है और नेगेटिव दोनों होता है ना। पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों चार्ज उसमें कंबाइंड होता है। मतलब देखो, अगर हम तुमसे पूछे चार्ज उसमें कितना है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में, तो क्या बोलोगी, जीरो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव तो था ना उसमें, है। अब इसका, अब तुम थोड़ा देर पहले बोलोगे सर आप तो बोल रहे हैं कि जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है उसमें चार्ज क्या होता है, बोलो क्या होता है, जीरो होता है। अभी थोड़ा देर पहले हम लिखवाए थे ना कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को मार दिया, जीरो होता है। लेकिन फिर अभी हम बोल रहे क्या, अरे ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका सबूत है, बताते हैं वो सबूत हम। लेकिन इसका आंसर क्या होगा सही, न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो Z होता है, जो Z है वो पॉजिटिव अगर रहेगा तो उससे तो अट्रैक्ट होगा ही। अगर वो न्यूट्रल भी होता है Z, तब भी किससे अट्रैक्ट होगा, वाई से, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट और नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है। अरे न्यूट्रल के पास तो दोनों है ना, अरे न्यूट्रल तो नेगेटिव भी होता है, और यही तो समझना था। देखो तुम लोग सारा का ऑप्शन गलत, तुम्हारा भी गलत है, तुम्हारा भी गलत है, तुम्हारा भी गलत, तुम्हारा भी गलत। ये आया था MCQ में, आया था, सोचो 2021 में, अभी ताजा ताजा क्वेश्चन है। तो न्यूट्रल होगा जेड या फिर पॉजिटिव होगा। अब इसका सबूत क्या है, सबूत बताते हैं तुमको, तुम खुद भी कर सकती हो घर में। क्या करना कि एक बलून लेना, ठीक, और अपना हाथ ऐसे रगड़ना, ए बेशरम लोग यहाँ देखो, बलून ली, अपना हाथ ऐसे रगड़ ली और बलून को भी रगड़ लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना कि हाथ लेके जाना, बलून दोनों को रगड़ना है। उसके बाद से जब हाथ सटाओगी ना तो बलून चिपक जाएगा हाथ से, कन्फर्म में चिपकेगा। ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा थोड़ा, बलून को भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी रगड़ लोगी तो चिपक जाएगा हाथ से। फिर उसी बलून को अगर तुम ये वाला हाथ में रखोगी ना, ये वाला हाथ को रगड़ी हो भाई, नहीं, सिर्फ एक हाथ को रगड़ना है। तो ये जो दूसरा जो हाथ है जिसको तुम रब नहीं की हो, रगड़ी नहीं हो, उसमें बलून को चिपकाओगी तब भी चिपक जाएगा। तो ये वाला हाथ तो न्यूट्रल था, उसके बावजूद बलून इसमें चिपक रहा है, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अट्रैक्ट होता है न्यूट्रल से। तुमको नहीं समझ में आया भाई, दोबारा बताएं एक बार, दोबारा बताएं, दोबारा बताने बोलोगे तो दोबारा रिपीट करेंगे हम जो बात जो हम अभी बोले, आ गया ना। हाँ, तो यानी कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है। तो ये तुम लोग का गंदा नाम हम हटाते हैं और यहाँ पर वो कंसेप्ट लिख देते हैं। सब गलत बताई, लेकिन तो एक जन भी सही नहीं यार। तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है वो पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को भी। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिव दोनों को भी। क्लियर है? चलो लिख लो यहां पर लास्ट में, न्यूट्रल चार्जेस अट्रैक्ट, न्यूट्रल चार्जेस क्या बोल रहे हैं हम, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट बोथ पॉजिटिव एज
वेल एज नेगेटिव। हम लोग इंग्लिश की टीचर ऐसे ही पढ़ाती थी, एज वेल एज नेगेटिव। तब तक हम लोग सो गए, मैम का पॉजिटिव बोलते बोलते सो गए तब तक हम लोग। अरे एज वेल एज नेगेटिव, तब तक सो गए। ऐसे ऐसा कहानी बताती थी। हम बाल कलर करके गए थे बेटा, पीछे से मुड़े, पूरा कलर बाल का गिरने लगा उसमें, और हम लोग ऐसे ही हंसते हंसते थे फालतू का, ऐसे ही मैडम को दिखाने के लिए। हमें बहुत हंसी आया, बहुत हंसी आया। और एक सुनाई ना, और एक सुनाई, बहुत हंसी आया सही में। एक और, एक और, एक और। तो सुनाएंगे बेटा, सुनाएंगे, अगला क्लास तो आने दो। हो गया ना ये। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, और अभी हम लोग को वो जो फॉर्मूला है ना उसके ऊपर डिस्कशन करना है। हाँ, इससे इसके इसके बाद एक और क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर दो पहले। एक और क्वेश्चन है चार्ज के ही ऊपर। देखो ऐसा एमसीक्यू आता है और तुम पढ़ के जाओगे फालतू फालतू बेसिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और सोचोगे कुछ नहीं आएगा। हमसे पूछेगा पॉजिटिव चार्ज में कितना होता है, नेगेटिव में कितना होता है। पॉजिटिव और अगर पूछेगा वहां पर, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है या घट बढ़ भी सकता है, बताओ। किसी तरीके से अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक बहुत हेवी एटम से अट्रैक्ट हो गया तो उसका इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो सकता है? नहीं, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा था। इलेक्ट्रॉन कहीं भी चल जाए, किसी से भी अट्रैक्ट हो जाए, किससे अट्रैक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन, बताओ जरा हमको। इलेक्ट्रॉन किससे किससे अट्रैक्ट होगा बताओ। हाँ, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा और कोई न्यूट्रल से अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्शन होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो कभी नहीं ये मास है जो इलेक्ट्रॉन का वो कभी नहीं घटेगा, ना चार्ज घटेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट बने रहेगा। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन देते तुम लोगों को। न्यूट्रल बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय गिविंग, तुम फोर्थ बोल रही हो ना, ठीक है चलो तुम फोर्थ बोल रही हो, फोर्थ ऑप्शन बोल रही हो उनसा। चलो अब तुम बताओ फोर्थ, और किसी का कोई अलग ऑप्शन है? सानिया फोर्थ, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा। देखो अगर ज़्यादा ऑप्शन देना तो मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता, गेम थोड़ी खेल रही हो, जरूरी नहीं है मल्टीपल ऑप्शन सही हो। तो चलो इसके हिसाब से थर्ड एंड फोर्थ। अब तुम लोग एक बार आंसर दे चुकी हो, क्या बोल रही हो तुम लोग? फोर्थ ही बोल रही हो ना? सानिया का भी वही है, साफिया का भी वही है, और फातिमा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सबका वही है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। न्यूट्रल बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल मतलब जैसे मान लो क्या, सोडियम, तो सोडियम को तुमको क्या करना है, सोडियम को क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज करना है ना भाई। तो सोडियम तो ऐसे होगा नहीं, क्यों, कोई बताएगा हमको? सोडियम को हम चाह के भी नेगेटिव चार्ज कभी जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल अगर हम ले रहे तो गलत है। सोडियम को जिंदगी में हम कभी नेगेटिव चार्ज नहीं कर सकते हैं। कोई बताएगा क्यों? ऐसा क्या, ऐसा क्या सोडियम के साथ एकदम हो गया काली, नहीं पता तुमको भाई? तुमको हाँ, क्या बोली, फिर से बोलो। सही बोल रही एकदम, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। सोडियम जो है वो एक मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। तो इसीलिए ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी भी गेन नहीं कर पाएगा। अल्कली मेटल है, वेरी गुड। तो आप देखो सुनो, अब हम क्लोरीन ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, क्यों लेता है? हाँ, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना लेता है? एक लेता है। 287 होता है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बन जाता है, और क्या बन जाता है? 288। तो तुम इसको इलेक्ट्रॉन क्या दे रही हो, सप्लाई कर रही हो इलेक्ट्रॉन ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हो इसमें, ठीक। तो अब ऑप्शन है गिविंग एक्सेस प्रोटॉन, ना भैया, प्रोटॉन कभी दे सकते हैं किसी को, बताओ क्यों नहीं दे सकते हैं, रीजन बताओ जरा, अभी हम बताएं रीजन उसका। प्रोटॉन क्यों नहीं दे सकते बताओ, प्रोटॉन क्यों नहीं दे सकते हैं? जैसे प्रोटॉन तो हो गई नहीं, प्रोटॉन कभी भी नहीं कर सकते एक्सेस में, क्योंकि प्रोटॉन को हम वो न्यूक्लियस से निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स, और वो न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करना, ऐसे खींच के निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता है। गिविंग सम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो मूव ही नहीं करता है। न्यूट्रॉन पता है क्या होता है? नहीं पता ना, न्यूट्रॉन नहीं पता नहीं क्या होता है। देखो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, क्या बोल रही हो,
जिसका कोई चार्ज नहीं होता वो सही है। कहाँ रहता है वो? हाँ, प्रोटॉन के साथ रहता है न्यूट्रॉन। ए भिखारी लोग, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होता है कहाँ? न्यूक्लियस में। ठीक, तो न्यूट्रॉन तो खैर बातें नहीं बनता है। अच्छा, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज? नो चार्ज लिख देते हैं यहाँ पर, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, तो सवाल ही नहीं बनता न्यूट्रॉन का। क्लियर है ना? तुमको पूछा क्या है? नेगेटिवली चार्ज करना है ना। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, रिमूविंग सम प्रोटॉन। अरे ये फोर्थ ऑप्शन तो जिंदगी में नहीं होगा जी कभी। ये फोर्थ ऑप्शन तो जीवन में कभी नहीं होगा। तुम प्रोटॉन रिमूव कैसे कर सकती हो भाई? सवाल ही नहीं बनता है। फोर्थ ऑप्शन तो जिंदगी में कभी नहीं होगा, 100% गलत। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन निकालोगी तब तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, तो ये भी जिंदगी में नहीं होगा। ये ऑप्शन होगा ना थर्ड वाला। और ये डोल बोल रही है तो तुम भी गलत, सब गलत तुम लोग ना सब गलत बता रही हो भाई एक भी सही नहीं। इसके पिछले वाला भी गलत बताई थी, अभी भी गलत बता रही हो। और ये तो इतना इजी था ना कि क्या बोले। ये तो हम तुम लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सुनो 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 सुनो, हम थोड़ा देर पहले अभी बताए थे ना। ए भिखारी है, हम थोड़ा देर पहले अभी बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है या तो उसको तुम डालोगी या तो इलेक्ट्रॉन निकालोगी। अभी हम लिख देंगे वो, क्योंकि हम लोग अब समझ गए तुम लोग, हम है ना, अभी लिख देंगे वो हम। या तो इलेक्ट्रॉन निकालोगी या तो इलेक्ट्रॉन डालोगी। निकालोगी कब? निकालोगी कब इलेक्ट्रॉन? हाँ, जब पॉजिटिव करना होगा। और डालोगी कब? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, डालने से पॉजिटिव ये नेगेटिविटी बढ़ जाता है। हम समझ रहे हैं, तुम लोग सब समझ रहे हैं तुम लोग सब आ रहा है समझ में हमको। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देना है, गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक, चलो हो गया, हो गया ना ये। अरे इसको तो मिटा ही नहीं यार हम, वो हम बता देते हैं। ठीक है, कंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। एनसीईआरटी इसको एक पेज समझाया भाई, तुम लोग बुक खरीद लो एनसीईआरटी और पढ़ो उसको, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना एनसीईआरटी से ही बनता है, एक्सरसाइज का नहीं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी, पहले बता देते हैं हम थोड़ा एनसीईआरटी के बारे। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में जो जो थ्योरी है, थ्योरी पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं बोलेंगे कि थ्योरी तुम पढ़ो, थोड़ा बहुत अगर ऊपर ऊपर देख पाओ तो ठीक है, लेकिन थ्योरी मत पढ़ो, हम वही सजेस्ट कर लो, मत पढ़ो थ्योरी, लो क्लियर कट। अब उसके बाद जो इसका क्वेश्चंस है एग्जाम्पल वाला, हाँ बोलो। एनसीईआरटी से बहुत मुश्किल है। कितना आया? 9 आया। तुम ही थी क्या? अपनी बार बता रही है। देखो तो एग्जाम्पल इसका एकदम बिल्कुल बनाओ। एग्जाम्पल दिया रहता है ना एनसीईआरटी में, देखिए ना बीच बीच में, उसको बनाना बड़ा जरूरी, बहुत जरूरी। और एक और चीज़ होता है, कोई को बोल देगा, कोई को मास्टर तुम्हारा, एनसीईआरटी तो बहुत गंदा है उसको तो मत पढ़ो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बनाओ, आता है हमेशा इसी से, क्वेश्चन हमेशा इसी से आता है। और जब भी तुमको ऐसा लगे ना कि बाप रे बहुत हार्ड है, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो एनसीईआरटी देख लो, तो उसमें तुमको पता चल जाएगा कि सारा कितना सिलेबस है, कंसाइज है कितना वो, है ना। अच्छा तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर तुम एक्सरसाइज बना रही हो तो ठीक है, अच्छा है, एक्सरसाइज बना रही हो तो ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज तुम बनाओ अगर तुमको नीट के लिए पढ़ना है तब। जेई में भी आता है ऐसे क्वेश्चन, जेई में भी आता है, लेकिन नीट के लिए है, अगर तुमको एक्सरसाइज बना रही हो तो नीट में उससे क्वेश्चन आएगा। बोर्ड एग्जाम में कभी भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आता है। छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटा मोटा सवाल, कंसेप्चुअल सवाल पूछ सकता है, लेकिन ऐसे सारा तुमको क्वेश्चन एग्जाम्पल का पक्का बनाना है 100%। ठीक है, चलो समझ गए ना एनसीईआरटी का क्या इस्तेमाल है। तो यानी कि थ्योरी से नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल बनाना है जरूर से, एकदम बिल्कुल बनाना है घर जाके। और एक्सरसाइज अगर तब कब बनाओ जब तुमको नीट के लिए पढ़ना है तब। चलो अब कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में बताते हैं। कंडक्टर तुमको पता है जो चार्ज को फ्लो करने देता है ना, अलाउज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पता, वो हम नहीं लिख रहे, चलो पता है ना, ये इतना पूछेगा भी नहीं कभी जिंदगी में कि कंडक्टर क्या होता है। अब सुनो क्या पूछता है वो बताते हैं। कंडक्टर जो होता है, अगर तुम इसमें चार्ज सप्लाई कर रही हो, चार्ज सप्लाई कर रही हो इसका सरफेस पे, चार्ज सप्लाई कर रही हो कंडक्टर का सरफेस पे, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, खूबसूरत कंडक्टर, और इसका तुम सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज देती हो, तो देख रही हो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो तो पॉजिटिव चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लेकिन अगर भाई तुम इंसुलेटर में चार्ज सप्लाई करोगे तब क्या होगा बताओ? तुम बोलोगे सर इंसुलेटर तो चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक्सेप्ट करेगा यार, उसको एक्सेप्ट करेगा, चार्ज को वो एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं कि चार्ज को भगा देता है, चार्ज को एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर चार्ज तुम यहां पर दियो तो सारा चार्ज यहीं पर रहेगा, चार्ज वहां पर फ्लो नहीं करेगा,
है। या फिर ऐसा बोल लो कि चार्ज यहाँ पर सेम प्लेस पे रहेगा, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है, सेम प्लेस पे रहता है चार्ज। और इसमें क्या हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है ना ये सब? चलो लिख लो इसको जल्दी से, इसमें सेम प्लेस पे रहेगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस दैट्स ऑल अबाउट कंडक्टर इंसुलेटर, और कुछ भी नहीं है इसमें नया, बाकी सब तुम पहले से पढ़ी हुई हो, है ना, कंडक्टर इंसुलेटर का। लिख लो जल्दी से। मास्क कौन लोग लगाता है? जो लोग ये होता है, क्या बोलते हैं, नहीं, जो लोग थोड़ा इन्फेक्शन होता है, जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं होता है वो लोग मास्क लगाता है। जो लोग मास्क लगाते हैं वो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत मुश्किल है फिर। चलो लिखो जल्दी। लिखो लिखो। फैन से क्या हो रहा है? जरूरी बात ये है ना कि हम लोग यहाँ पर ना सर्किट नहीं बना रहे, कहीं पर भी सर्किट नहीं है। ये सब इंपॉर्टेंट है तुमको समझने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है। सर्किट है नहीं, फिर भी चार्ज का बात कर रहे हैं। अच्छा तुमको एक बात पता है ना, चार्ज जब फ्लो करता है तब क्या बनता है? करंट। चार्ज देखो यहाँ पर फ्लो कर रहा है सब जगह, तब यहाँ पर करंट बना हुआ है ना। तो यहाँ पर तो सर्किट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो किस में है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, रुका हुआ चार्ज है। तो यहाँ पर सर्किट, अजीब लेकिन लगता है सुनने में, सर चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, सर्किट है ही नहीं। अच्छा और भी कुछ कुछ होता है सर्किट में, क्या क्या होता है? सर्किट समझ रही हो ना कि वो भी नहीं समझ रही हो? बैटरी होता है और रजिस्टर होता है और बल्ब जलाते हैं, ऐसे बचपन में देखी होगी, ये बल्ब है, ऐसे बल्ब है, लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, चार्ज सिर्फ रुका रहेगा। अरे चार्ज जब चलेगा तब ना करंट बनेगा, यहाँ तो चार्ज रुका हुआ है। तो करंट के बारे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। चार्ज यहाँ रुका हुआ है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, बार बार बता रहे हैं एक बात, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अभी हम तुमको जो एग्जांपल देंगे ना, उसमें ऐसा लगेगा कि चार्ज मूव कर रहा है, बट फिर भी दोबारा रिपीट करेंगे, चार्ज मूव नहीं करेगा। चार्ज कब मूव करेगा? जब क्या रहेगा? सर्किट। बिना सर्किट का चार्ज मूव नहीं करता है। तो अभी तो देख लो पहले, ऐसा लगेगा कि चार्ज मूव कर रहा है, बट है नहीं। देखो अभी बना के बताते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं उसको। इंडक्शन समझती हो? इंडक्शन, इंड्यूस वर्ड का मतलब समझती हो? फिजिक्स में ना इंड्यूस बहुत आएगा। क्या होता है इंड्यूस का मतलब? हाँ, जैसे मान लो कि साफिया रह रही है इसके साथ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, फातिमा के साथ रह रही है। साफिया रह रही है फातिमा के साथ। अब साफिया है नालायक, साफिया है नालायक, और प्लस फातिमा भी क्या है? हाँ, ये दोनों नालायक है, दोनों नालायक है, ठीक। ये नेचर है इन लोग का ना, इंट्रिंसिक कैरेक्टर है चार्ज के जैसा क्या लिख दिए हम? नालायक, दोनों नालायक है। अब आ गई कौन? सानिया। सानिया, अब सुनो 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 सुनो, सानिया को हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि नालायक नहीं है, ठीक है, थोड़ा होशियार है, होशियार है थोड़ा, ठीक। होशियार इन द सेंस वो मत समझो, होशियार का मतलब है कि चलो शरीफ लिख देते हैं हम, ठीक है, चलो शरीफ है थोड़ा। अब क्या होगा? सुनो सुनो सुनो, थोड़ा शरीफ है, नहीं नहीं वो सब नहीं लिखना है बकलोल। अब क्या है, थोड़ा शरीफ है मान लो। तो ये अब इन लोग के साथ रह रही है, हैं? तो अब क्या होगा कि ये कुछ कुछ आदत सीख लेगी, फातिमा का और साफिया का कुछ कुछ आदत सीख लेगी। तो आदत सीख लेगी जैसे कि बहुत ज़्यादा बोलना है, बिना मतलब को कुछ भी बोलना, कुछ भी फालतू बात, समझ रही हो ना, कुछ भी कुछ भी ऐसे ही, मतलब फालतू चीज़ मान लो सीख लेती। जैसे मान लो एक तुम्हारा आदत है, मान लो एक तुम्हारा आदत है कि हमेशा हंसना, तो मान लो सानिया भी हमेशा हंसना सीख जाती है। तो ये इंड्यूस हो रहा है ना अपने आप। ये सब समझाया क्यों जा रहा है? ताकि समझ पाओ इंड्यूस का मतलब। इंड्यूस हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि लोग बोल, तो ये बोल रही है सानिया कि मेरा अपना कैरेक्टर हमको दे दो, ऐसा तो नहीं ना है। इंड्यूस हो रहा है, रहते 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 तब इंड्यूस हो रहा है। तो जैसे हम, हाँ, संगत का असर, एग्जैक्टली, संगति में ये लोग नालायक है, तो अब ये भी क्या बन जाएगी? तो ये नालायक कैसे बनी? नालायक कैसे इंड्यूस हुआ ना वो कैरेक्टर अपने आप? तो ऐसा तो नहीं तुम लोग उठा के दे दी उसको कि लो तुम भी नालायक बन जाओ, वैसे तो नहीं हुआ ना। इंड्यूस हो रहा है यहाँ पर, ये सारा चीज़ इंड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूस जो हो रहा है ना, इंड्यूस, जैसे मान लो ये नालायक बन जाती है तो हम लोग उसको बोल देंगे इंडक्शन हो गया। इंडक्शन हो गया मतलब उसमें वो प्रॉपर्टी आ गया कि वो भी क्या बन गई? नालायक। तो ये मतलब होता है इंड्यूस का। और ये इंड्यूस में जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। अब सुनना, ये कहाँ अब हम रिलेट कर रहे हैं इसको सुनना। स्टार्टिंग में जब हम अभी स्टार्ट किए थे पढ़ाना, तो हम तुम लोग क्या बोले थे कि मैग्नेट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना मानती हो? मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चार्ज से क्या बनेगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड या तो अवे या तो टुवर्ड्स, दो तरफ बनता है। और फिर एक और शॉकिंग बात क्या बताए थे, एक और शॉकिंग बात क्या बताए थे, हाँ, चार्ज से क्या बन सकता है, और मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएगा, अजीब लगता है ना सुनने में। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन सकता है, अरे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कुछ करंट जैसा सुनाई देता है, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो ठीक है। अभी पता है साफिया मुंह फाड़ रही थी अभी, पूरा वो बोतल वोटल बेंच उन सब ले चलती है अंदर। चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मानती हो भाई। चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड, ये बड़ा अजीब लग रहा सुनने में, लेकिन होता तो है ये भी, होता तो है ये भी। तो ये हुआ कैसे, क्योंकि चार्ज में मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस हो गया ना, अपने आप आ गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये इंड्यूस हो रहा है। अजीब नहीं लग रहा सुनने में, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन सकता है, इंड्यूस हो रहा है ये सब। इंड्यूस मतलब कि उसका हरकत उसमें आ जा रहा है। हरकत समझती हो ना, हरकत मतलब वही कि साफिया और फातिमा मिलकर क्या बन जा रही है, सानिया में भी उसका कैरेक्टर आ जा रहा है। तो ठीक ये ट्रांसफॉर्मेशन फिजिक्स में हमेशा चलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो उससे क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो ये हुआ, वो इंड्यूस हुआ उसमें, समझ रही हो, इंडक्शन का ये प्रॉपर्टी हुआ। चलो अब इसमें चार्ज का इसमें क्या रोल है, ये सब लिखोगी क्या, ये सब ये तो समझने के लिए था, ठीक है। अब चार्ज के बारे में इसमें क्या समझना है, तो पहले टॉपिक लिखो इलेक्ट्रो, ये क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्ज किस में होगा, रेस्ट पे होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कर लो बिल्कुल कर लो। कहाँ पर, क्या स्विच, वहाँ उधर देखो, बाहर में चल जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, देखो जैसे ये मेरे पास कंडक्टर है, और ये कंडक्टर के ये पार्ट ए है, ये पार्ट है बी, और यहाँ पर ये एक देखो, ये जो है ना, ये इंसुलेटर है जिस पे हम इसको खड़ा कर रहे हैं स्टैंड पे, ये एक इंसुलेटर है, ठीक, जिस पे इसको खड़ा किए हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पर था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर एक रॉड लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, रॉड। और ये जो रॉड है, ये जो हम रॉड लेके आ रहे हैं, ये जो रॉड हमेशा एनसीईआरटी में लिखा रहता है, रॉड या प्लास्टिक, लेकिन दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। देखो वो सो रही है तुम्हारी दोस्त, देखो ये रॉड, रॉड मान लो नेगेटिव चार्ज है, क्या है रॉड में, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम नेगेटिव लेके आएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये सारा यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज।